लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि भारत के एक बिजी शहर में न्यूक्लियर अटैक करने की साजिश की जा रही थी। बात है 1 जून 2013 की, जब सरहद के पार दो खूंखार दिमाग एक खौफनाक मंसूबे पर बात कर रहे थे। एक था कराची में बैठा रियाज, दूसरा नेपाल की वादियों में छिपा यासीन। इनके बीच मैसेज पर हुई बातचीत रूह कंपा देने वाली थी। यासीन ने पूछा, क्या पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम मिला? इस पर रियाज ने कहा कि कोशिश करने पर यहाँ सब कुछ मिल सकता है, तो फिर ढूंढो। यासीन का जवाब था, क्योंकि अगला हमला गुजरात के सूरत शहर पर होगा और हम वहाँ परमाणु हमला करेंगे। इस पर रियाज ने घबराकर बोला, लेकिन इससे तो वहाँ हमारे मुसलमान भाई भी मारे जाएंगे। तो यासीन ने शांत स्वभाव में जवाब दिया, नहीं, हम पहले ही मस्जिदों में पोस्टर लगाकर उनको इन्फॉर्म कर देंगे कि वो ये शहर छोड़कर चले जाएं। ये नफरत से भरा दिमाग किसी और का नहीं, यासीन भटकल का था। इंडियन मुजाहिदीन का वो किंगपिन जो 2005 से 2012 के बीच भारत पर 17 आतंकी हमले करवा चुका था, जिस पर करोड़ों का इनाम था, और जो हर बार अपना होलिया और एड्रेस बदलकर भारत की सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक रहा था। लेकिन फिर भारत ने एक ऐसा वेल प्लान अंडरकवर ऑपरेशन किया जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, और यासीन जैसा शैतान भारत की गिरफ्त में आ गया। कैसे पकड़ा गया भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी? आज के इस एपिसोड में हम इस पूरी कहानी को डिटेल में जानेंगे। कहानी थोड़ी लंबी लेकिन रोमांचक है। कहानी के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। ये कहानी आज से लगभग 50 साल पहले शुरू हुई। 25 अप्रैल 1977 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक संगठन की नींव रखी गई, सिमी, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट्स ऑफ इंडिया। शुरुआत में यह जमात इस्लामी हिंद की एक स्टूडेंट विंग थी, जिसका मकसद था इस्लामी शिक्षा और छात्रों को एकजुट करना। लेकिन वक्त के साथ यह संगठन और भी कट्टर होता गया। असली मोड़ आया 1981 में, जब पीएलओ नेता यासर अराफात के भारत दौरे ने जमात और सिमी के बीच में दरार पैदा कर दी। जहां जमात लोकतांत्रिक रास्तों पर चलना चाहती थी, वहां सिमी के युवा लीडर्स अब उग्र और टकराव वाली सोच की तरफ बढ़ रहे थे। 80 के दशक के अंत तक सिमी महज एक छात्र संगठन नहीं रह गया था। अब यह भारतीय लोकतंत्र को सीधी चुनौती देने लगा था। शिक्षा की जगह अब कट्टरपंथ की एक ऐसी आग पनप रही थी जिसकी कोख से आगे चलकर खूनी आतंकवाद का सबसे बड़ा चेहरा इंडियन मुजाहिदीन जन्म लेने वाला था। 6 दिसंबर 1992 का दिन था, जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया। बाबरी मस्जिद के ढहने के बाद देश दंगों की आग में झुलस रहा था, और इसी आग में सिमी के चेहरे का छात्र संगठन का नकाब पूरी तरह से उतर गया। अब उनकी जुबान पर शिक्षा नहीं, बल्कि खिलाफत, जिहाद और भारत के खिलाफ एक खुली जंग का ऐलान था। यही वो दौर था जब सरहद पार बैठी आईएसआई और लश्कर तैयबा की गिद्ध जैसी नजरें सिमी पर पड़ी। कट्टरपंथ के इस कॉकटेल में अब अंडरवर्ल्ड का भी हाथ जुड़ चुका था। मार्च 1993 में दाऊद इब्राहिम ने सिमी और लश्कर के साथ मिलकर मुंबई को 12 सिलसिलेवार बम धमाकों से दहला दिया। इस धमाकों की गूंज ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अब सिमी सिर्फ भारत विरोधी भाषणों तक ही सीमित नहीं था, उसका रेडिकलाइजेशन इस हद तक बढ़ चुका था कि वह खुलेआम ओसामा बिन लादेन और अल कायदा के पोस्टर्स लहराने लगा था। जो कभी एक स्टूडेंट विंग थी, वो अब एक ग्लोबल आतंकवाद की एक खतरनाक कड़ी बन चुकी थी। 1996 से 1998 के बीच भारत के कई बड़े शहर दिल्ली, रोहतक, जालंधर, हैदराबाद और मुंबई आतंकियों के निशाने पर थे, और यहाँ कई बम धमाके किए गए। लेकिन इन हमलों का मोडस ऑपरेंडी बहुत शातिर था। हमलों की डोर बांग्लादेश और पाकिस्तान से खींची जा रही थी, जहाँ से आतंकी ट्रेनिंग लेकर भारत में दाखिल होते थे। गौर करने वाली बात यह है कि उस वक्त भारत में बैठे सिमी जैसे संगठन सीधे तौर पर बम धमाके नहीं कर रहे थे। उनका काम था लॉजिस्टिक सपोर्ट, यानी सरहद पार से आए पाकिस्तानी और बांग्लादेशी आतंकियों को सेफ हाउस और हथियार पहुंचाना और रास्ते की रेकी करना। असल में ये संगठन भारत के अंदर बैठे वो स्लीपर सेल्स थे जिन्होंने विदेशी आतंकियों के लिए रास्ता साफ किया। कहानी में नया मोड़ तब आया जब तिहाड़ जेल में बंद आतंकी उमर सईद शेख ने 2 अपराधियों आफ्ताब अंसारी और आसिफ रजा खान का ब्रेन वॉश किया। जेल से बाहर निकलकर आसिफ ने अपने भाई अमीर रजा खान और सिमी को भी साथ में मिला लिया और मुस्लिम युवाओं का रेडिकलाइजेशन करना शुरू कर दिया। 2001 में आसिफ रजा खान पुलिस एनकाउंटर में मारा गया।
लेकिन उसके भाई अमीर रजा खान ने कोलकाता में बॉम्ब ब्लास्ट करके अपने खतरनाक इरादों को जग जाहिर कर दिया। 9/11 के बाद जब भारत ने सिमी पर बैन लगाया तो ये खत्म नहीं हुआ बल्कि अंडरग्राउंड हो गया। अब उसे नए चेहरे और नई स्ट्रैटेजी की तलाश थी और यही वो टाइम था जब कर्नाटक के भटकल इलाके से दो भाई उभरे जिन्होंने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को हिला कर रख दिया। इनके नाम थे रियाज भटकल और इकबाल भटकल। रियाज जो पढ़ा लिखा इंजीनियर था, उसकी मुलाकात अमीर रजा खान से हुई। इन दोनों के बीच गैर मुस्लिमों से नफरत और एक खतरनाक गठजोड़ तैयार हो चुका था। साल 2004 की बात है। जॉली बीच पर एक मीटिंग बुलाई गई और ये मीटिंग इंडियन मुजाहिदीन की पहली कोर मीटिंग थी। इस मीटिंग में रियाज भटकल, इकबाल भटकल, अब्दुल सुबहान कुरैशी, आतिफ अमीन और एक और अहम नाम शामिल था, रियाज का कजिन यासीन भटकल। इस मीटिंग में खौफनाक फैसला लिया गया। रियाज भटकल ने रणनीति बदलते हुए कहा, अब हमले पाकिस्तानी या बांग्लादेशी आतंकी नहीं करेंगे बल्कि हम इंडियन मुस्लिम करेंगे, क्योंकि उसका मकसद था सुरक्षा एजेंसी को ये यकीन दिलाना कि ये धमाके देश के अंदर का ही गुस्सा है। रियाज भटकल इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड बन गया और उसके साथ मिलकर यासीन भटकल ने भारत पर होने वाले सबसे खतरनाक हमलों की स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया। 23 फरवरी 2005 को वाराणसी के दशमेघ घाट पर धमाके के साथ इंडियन मुजाहिदीन ने अपनी खूनी दस्तक दी। इसके बाद तो जैसे भारत के सीने पर जख्मों का सिलसिला शुरू हो गया। अक्टूबर 2005 में जब दिल्ली दिवाली की खुशियां मना रही थी, तब आईएम के धमाकों ने 62 लोगों की जान ले ली। दिसंबर में बेंगलुरु के IISc पर फिदायीन हमला हुआ। इनका तरीका बेहद कायराना और शातिर था। टिफ़िन बॉक्स, प्रेशर कुकर और साइकिल के कैरियर में बम रखकर यह भीड़भाड़ वाले इलाकों को अपना निशाना बनाते थे। साल 2006 में मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में 7 सीरियल ब्लास्ट हुए। पटरी पर दौड़ती जिंदगी पल भर में मलबे में तब्दील हो गई और इसमें 209 लोग शहीद हो गए। 2008 तक आते आते इनका दुस्साहस इतना बढ़ गया कि जयपुर धमाकों के बाद इन्होंने ईमेल लिखकर भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अहमदाबाद में इन्होंने 21 धमाके किए और सूरत में तो 20 से ज़्यादा बम लगाए गए थे। अगर वो फट जाते तो तबाही की कल्पना करना भी मुश्किल था। भटकल ब्रदर्स ने भारतीय एजेंसीज की नाक में दम कर रखा था। क्योंकि वो देश के बाहर छुपे हुए थे, इसलिए भारतीय एजेंसीज को उनके बारे में पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। 13 अगस्त 2013 की बात है। बिहार के पटना में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के हेडक्वार्टर्स में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। कमरे में IB के जॉइंट डायरेक्टर्स और टॉप ऑफिसर्स एक ही मिशन पर बात कर रहे थे कि यासीन भटकल को जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। एजेंसीज जानती थी कि यासीन नेपाल में कहीं छिपा है और अगले बड़े हमले की साजिश रच रहा है, लेकिन उसकी प्रॉपर लोकेशन किसी के पास नहीं थी। 2011 से फरार ये आतंकी भारत के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। 2005 से 12 तक दिल्ली, गुजरात, वाराणसी, पुणे की जर्मन बेकरी और मुंबई धमाकों के पीछे इसी मास्टरमाइंड का हाथ था। हुलिया बदलने में तो ये माहिर था। ये अपनी लोकेशन और पहचान लगातार बदल रहा था, जिससे वो एजेंसीज की पकड़ से हर बार फिसल जाता था। तभी SOG टीम के लीडर का फ़ोन बजा। फ़ोन पर दूसरी तरफ था नेपाल से उनका एक खबरी। उस खबरी की आवाज़ में घबराहट और उत्साह दोनों था। उसने कहा, सर, जो फ़ोटो आपने भेजी थी उससे मिलती जुलती शक्ल का एक आदमी यहाँ नेपाल के पोखरा में देखा गया है। ऑफिसर्स के कान खड़े हो गए। क्या करोड़ों का आतंकी आखिर मिल गया था? खबरी ने एक चौंकाने वाली जानकारी दी। उसने कहा, सर, जो आपने मुझे फ़ोटो भेजी है उसमें उस शख्स के बाल लंबे और दाढ़ी लंबी है, लेकिन यहाँ पर जो शख्स है उसके बाल छोटे हैं और वो क्लीन शेव है, लेकिन उसकी आंखें हूबहू वैसी ही हैं जैसी फ़ोटो में उस शख्स की थी। ये एक बड़ा कोइंसिडेंस था। खबरी ने आगे बताया कि उस सस्पेक्ट ने अपनी पहचान डॉक्टर यूसुफ के तौर पर बताई है। पड़ताल आगे बढ़ रही थी और कड़ी से कड़ी जुड़ रही थी। खबरी ने बताया कि उस आदमी की पत्नी दिल्ली में है और उसके माता पिता जो कभी दुबई में थे, अब कर्नाटक के भटकल में रहने लगे हैं। ये सारी डिटेल्स यासीन भटकल की प्रोफाइल से मैच कर रही थी। अब एजेंसीज को यकीन हो चला था कि ये शख्स हो ना हो यासीन भटकल ही है। अब बारी थी एक ऐसे अंडरकवर ऑपरेशन की जो यासीन को नेपाल की गलियों से सीधा सलाखों के पीछे पहुंचा सके। जैसे ही SOG टीम लीडर ने सुना कि सस्पेक्ट खुद को एक यूनानी डॉक्टर बता रहा है, उसके माथे पर बल पड़ गए। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। एजेंसीज के रिकॉर्ड में ये यासीन भटकल का सबसे फेवरेट फेक नाम था। बिहार के दरभंगा में भी जब वो रह रहा था तो यहाँ पर भी एक डॉक्टर यूसुफ की आइडेंटिटी से ही रह रहा था। अब यकीन शक में बदल रहा था। ऑफिसर्स तुरंत मीटिंग रूम में लौटे
और आईबी के जॉइंट डायरेक्टर को उन्होंने पूरी बात बताई। सर, पोखरा में जो शख्स दिखा है वो हुलिया बदल कर बैठा है, लेकिन उसकी आंखें और काम करने का तरीका एकदम यासीन से हूबहू मेल खाता है। हम यह मौका हाथ से नहीं जाने दे सकते। जॉइंट डायरेक्टर को अपने इस काबिल ऑफिसर की स्किल्स पर पूरा भरोसा था, लेकिन मामला बेहद सेंसिटिव था। बिना दिल्ली की मंजूरी के सरहद पार कदम रखना मुश्किल था। पटना से दिल्ली कॉल घुमाया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के आला अधिकारियों को बताया गया कि यासीन के मिलने की उम्मीद पुख्ता है और एक टीम को तुरंत नेपाल भेजने की ज़रूरत है। लेकिन दिल्ली का जवाब एकदम हैरान करने वाला था। दिल्ली में बैठे ऑफिसर्स ने पूछा, अगर हमें यासीन के बारे में 50 जगह से खबर मिलेगी तो क्या हम 50 जगह अपनी टीम भेजेंगे? दिल्ली से मिली ना के बाद पटना के दफ्तर में खामोशी छा गई। लेकिन एसओजी टीम लीडर की गट फीलिंग कुछ और ही कह रही थी। उन्होंने जॉइंट डायरेक्टर की आंखों में देखते हुए साफ कहा, सर, मेरा सोच पत्थर की लकीर है। अगर आज हमने ये मौका छोड़ दिया तो ये हमारे लिए सुसाइडल होगा। हम एक खूंखार आतंकी को फिर से गायब होने का मौका नहीं दे सकते। उसकी आंखों में वो जिद थी जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती थी। जॉइंट डायरेक्टर ने एक पल सोचा और फिर एक फैसला किया। ये फैसला उसके करियर को ख़त्म कर सकता था। उन्होंने कहा, ठीक है, जाओ, लेकिन याद रहे ये कोई ऑफिशियल मिशन नहीं होगा। तुम आईबी या एसओजी के ऑफिसर बनकर नहीं बल्कि मामूली टूरिस्ट बनकर सरहद पार करोगे। शर्त बहुत सख्त थी। अपने आईडी कार्ड आपको बॉर्डर पर ही जमा कराने होंगे। अगर तुम पकड़े गए तो भारत सरकार तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगी और पूरी ज़िंदगी तुम्हें नेपाल की जेलों में ही सड़ना पड़ेगा। दांव पर सिर्फ मिशन नहीं, उन जाबाजों की ज़िंदगी भी थी। बिना किसी देरी के एक कोर टीम तैयार की गई। इसमें सिर्फ 5 लोग थे, टीम लीडर, 2 तेज़ तर्रार ऑफिसर्स और 2 फील्ड ऑपरेटिव। लेकिन टीम लीडर की एक खास गुजारिश थी। उन्हें ईस्ट चंपारण के एसपी विनय कुमार का साथ चाहिए था। वजह साफ थी, विनय कुमार का नेपाल पुलिस के साथ बेहतरीन तालमेल था और मुश्किल वक्त में वही एकमात्र उम्मीद बन सकते थे। जॉइंट डायरेक्टर की हरी झंडी मिलते ही ऑपरेशन की तैयारियां शुरू हो गई। ये एक ऐसा मिशन था जिसकी सफलता भारत को आने वाले कई आतंकी हमलों से छुटकारा दिला सकती थी, लेकिन इसकी नाकामी इन जाबाजों का वजूद मिटा सकती थी। बिना किसी बैकअप और बिना किसी सुरक्षा कवच के ये 5 जाबाज भारत के सबसे बड़े दुश्मन को दबोचने के लिए नेपाल की ओर चल पड़े। जिस शख्स को पकड़ने ये टीम निकली थी वो कोई मामूली आदमी नहीं था। वो मास्टर्स ऑफ डिस्गाइज था, यानी वेश बदलने का माहिर इंसान, जो भारत में 17 बम धमाके करने के बाद भी खुला घूम रहा था। 17 अलग अलग धमाकों की जांच में एक बात कॉमन थी, यासीन का बदलता चेहरा। कभी वो घनी दाढ़ी में दिखता, कभी क्लीन शेव, तो कभी बारीक मूछों में। सीसीटीवी फुटेज हो या चश्मेदीदों का बयान, हर बार उसका हुलिया इतना अलग होता था कि उसे पहचानना नामुमकिन सा लगता था। तकनीकी तौर पर उसे ट्रैक करना किसी डरावने सपने जैसा था। यासीन हर दूसरे तीसरे दिन अपना मोबाइल फ़ोन बदल लेता था। वो फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए करता ताकि एजेंसीज उसकी लोकेशन ट्रेस ना कर सकें। कराची में बैठे अपने भाइयों से बात करने के लिए उसने एक अलग ही सीक्रेट सिस्टम बनाया हुआ था। जहां पूरी दुनिया ईमेल और सोशल मीडिया की तरफ बढ़ रही थी, यासीन ने अपना कोई पर्सनल ईमेल अकाउंट नहीं बनाया था। वो एक डिजिटल घोस्ट की तरह काम करता था। उसकी लोकेशन बदलने की रणनीति भी एकदम अलग थी। कभी तो वो एकदम भीड़भाड़ वाले इलाकों में घुल मिल जाता था और कभी वो एकदम सुनसान दूर दराज के इलाकों में जाकर छुप जाता था जहां मोबाइल नेटवर्क भी ना मिलता हो। सर्विलेंस की हर कोशिश उसके इस डेड जोन ठिकाने के आगे नाकाम हो जाती थी। 12 राज्यों का मोस्ट वांटेड और सिर पर करोड़ों का इनाम, ये था यासीन भटकल का रसूख। उस पर 220 से ज़्यादा मासूम भारतीयों की हत्या का आरोप था। 2005 से 2012 के बीच उसने भारत की सड़कों को निर्दोषों के खून से लाल किया था। अब इसी किंगपिन के अंत की शुरुआत होने वाली थी। भारत के 5 जाबाज उसकी मान में घुसने को तैयार थे। एसओजी की टीम जानती थी कि वो एक बहुत ही हाई वैल्यू टारगेट के पीछे है और जरा सी चूक होने का मतलब था कि भारत का सबसे मोस्ट वांटेड उनके हाथ से फिर से फिसल सकता था। नेपाल, जहाँ साल हजारों भारतीय सैलानी घूमने जाते हैं, 90 के दशक से ही आतंकियों का सेफ पैसेज बना हुआ था। चाहे 1999 की कांधार हाईजैकिंग हो या हथियारों की तस्करी, पाकिस्तान और आतंकी गुटों ने नेपाल के रास्ते का भारत के खिलाफ बाखूबी इस्तेमाल किया था। लेकिन असली दबाव नेपाल की ज़मीन से नहीं बल्कि दिल्ली के आईबी हेडक्वार्टर से आ रहा था, क्योंकि आईबी के आला अफसरों को अभी भी यही लगता था कि यासीन भटकल नेपाल में नहीं है बल्कि वो अपने भाइयों के साथ पाकिस्तान में है। दिल्ली के ऑफिसर्स को इस ऑपरेशन में कोई दम नज़र नहीं आ रहा था। ऊपर से यासीन का पिछला रिकॉर्ड खौफनाक था। 2008 में चिकलूर, 2009 में कोलकाता, 2010 में पुणे, वो हर बार भारतीय एजेंसीज की आंख में धूल झोंक कर भागने में कामयाब हो जाता था। इसलिए दिल्ली की हिदायत साफ थी, अगर 110% यकीन हो
तो ही आगे बढ़ना, वरना अपना हाथ पीछे खींच लेना। उधर ग्राउंड पर खबरी लगातार नई और पुख्ता जानकारी भेज रहा था। पता चला कि पोखरा आने से पहले यासीन नेपाल के 12 डिस्ट्रिक्ट में मौलाना माउद्दीन अंसारी के घर रुका था। वहाँ के लोग बताते थे कि उस संदिग्ध का बोलने का लहजा साउथ इंडियन था, जो यासीन की प्रोफाइल से बिल्कुल मेल खाता था। अब वो रक्सौल बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर दूर पोखरा में अपनी नई पहचान बना चुका था। एक तरफ नाकामियों का इतिहास था, दूसरी तरफ दिल्ली के आला अफसरों का अविश्वास। लेकिन पटना की टीम के पास खोने को कुछ भी नहीं था, और पाने को उनके पास था भारत का सबसे मोस्ट वांटेड आतंकी। उन्होंने तय कर लिया था कि चाहे अनऑफिशियली सही, मिशन पूरा होकर ही रहेगा। अब शुरू होने वाला था वो शैडो ऑपरेशन, जिसे इतिहास में भारत की सबसे बड़ी अंडरकवर कामयाबियों में गिना जाने वाला था। प्लान तैयार था। 5 जाबाज टूरिस्ट के भेष में एक पुरानी महिंद्रा बोलेरो लेकर निकल पड़े नेपाल की तरफ। लेकिन इसमें एक समस्या थी, और वो समस्या ये थी कि इनके पास इस मिशन के लिए कोई ऑफिशियल बजट नहीं था। टीम लीडर एक जूनियर ऑफिसर थे, जिनकी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि सरहद पार एक सीक्रेट ऑपरेशन का खर्चा उठा सके। रिपोर्ट्स कहती हैं कि उन्होंने एक 2 से 40 हज़ार रुपये उधार लिए, ताकि नेपाल में गाड़ियों, सिम कार्ड और खबरियों का इंतजाम हो सके। 20 अगस्त 2013 को ये टीम मोतिहारी पहुंची, जहां एसपी विनय कुमार भी इस खतरनाक मिशन का हिस्सा बन गए। टीम पोखरा के माउंट व्यू होटल में रुकी। वेश बदला गया। बरमुडा शॉर्ट्स और सन ग्लासेस पहनकर ये जाबाज किसी भी एंगल से पुलिस वाले नहीं लग रहे थे। यहाँ उन्हें सुराग मिला अब्दुल्ला नाम के एक आदमी का, जो कभी भारतीय सेना का जवान था, लेकिन अब वो धर्म बदलकर इन आतंकियों की मदद कर रहा था। खबरी ने चाल चली और नमाज के बहाने अब्दुल्ला को लेकर ओरेगांव चौक के उस संदिग्ध के घर जा पहुंचा। थोड़ी दूर खड़ी एसओजी की टीम ने देखा कि एक बाइक उस घर में दाखिल हुई। पीछे बैठे शख्स की आंखें एकदम यासीन भटकल जैसी लग रही थी। 23 अगस्त को आखिरी चाल खेली गई। खबरी को मरीज बनाकर उस घर में भेजा गया जहां यासीन भटकल डॉक्टर यूसुफ बनकर रह रहा था। टीम ने उसे 3 निशानियां दी। माथे पर बालों का गुच्छा, एक लंबा निशान और बाहर निकले दांत। खबरी ने न सिर्फ ये निशानियां देखी, बल्कि अपनी जेब में छिपे फ़ोन से यासीन की वॉइस सैंपल भी रिकॉर्ड कर लिया। जब उस आवाज़ का एनालिसिस हुआ तो उसमें दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र का लहजा साफ था। अब एजेंसीज को 200% यकीन हो गया था कि डॉक्टर यूसुफ ही खतरनाक आतंकी यासीन भटकल है। 24 अगस्त की रात पटना से दिल्ली तक फ़ोन घनघना उठे। आईबी ने नेपाल सरकार से संपर्क किया और 25 अगस्त को नेपाल पुलिस की मदद मांगी गई। 28 अगस्त की शाम जब पोखरा में मूसलाधार बारिश हो रही थी, पुलिस ने उस घर पर धावा बोल दिया। अंदर से 2 लोगों को बाहर निकाला गया। एसओजी के ऑफिसर्स ने डॉक्टर यूसुफ की दाढ़ी खींची तो वो नकली दाढ़ी हाथ में आ गई। पकड़ा गया शख्स कोई और नहीं, यासीन भटकल था, और उसके साथ था अलकायदा का सुसाइड बॉम्बर असदुल्ला अख्तर उर्फ हड्डी। 29 अगस्त की सुबह 6 बजे भारत के 2 सबसे बड़े दुश्मनों को खामोशी से बिहार बॉर्डर पार कराया गया। यासीन भटकल, जिस पर 12 राज्यों में 220 से ज़्यादा हत्याओं के केस थे, अब भारत की गिरफ्त में था। हालांकि क्रेडिट लेने की होड़ में कई बड़े चेहरों ने मीडिया में बयानबाजी की, लेकिन असली हीरो वो 5 जाबाज थे, जिन्होंने बिना किसी गैलेंट्री अवार्ड की परवाह किए हुए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। आज यासीन भटकल तिहाड़ जेल की कालकोठरी में बंद है और इंडियन मुजाहिदीन का नेटवर्क लगभग ख़त्म हो चुका है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि उसके दोनों भाई रियाद भटकल और इकबाल भटकल और अमीर रज़ा खान आज भी कराची में बैठकर आईएसआई के साये में भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां आज भी सतर्क हैं और जब तक ये लोग जिंदा हैं, खतरा टला नहीं है। अगर आपको भारत के इन जाबाजों की कहानी रोमांचक लगी और आप आगे भी ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक का बटन दबा दीजिए। जय हिंद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast,